बेचारी इमामा बीबी नासरा ने सालार के कमरे की सफाई करते हुए अचानक बुलंद आवाज़ में अफसोस का इजहार करते हुए कहा। सालार ने मुड़कर उसे देखा। वो अपनी स्टडी टेबल पर पड़ी किताबों को समेट रहा था। नासरा उसे मुतवज्जे देखकर तेजी से बोली, बड़ी मार पड़ी है जी रात को। किसको मार पड़ी है? सालार ने किताबें एक तरफ रखते हुए कहा। इमामा बीबी को जी। और किसे? वो किताबें एक तरफ रखते हुए रुक गया और नासरा को देखा जो कमरे में मौजूद एक शेल्फ की झाड़ पूंछ कर रही थी। हाशिम बी ने कल बहुत मारा उसे। सालार बेहद महसूस हुआ। वाकई? हाँ जी, बहुत पिटाई की है, मेरी बेटी बता रही थी, नासरा ने कहा। वेरी नाइस, सालार ने बेख्तियार तबसरा किया। जी आप क्या कह रहे हैं? नासरा ने उसे पूछा। उसके होंठों पर मौजूद मुस्कुराहट नासरा को बड़ी अजीब लगी। उसे तवक्को नहीं थी कि वो उस खबर पर मुस्कुराएगा। उसके ज़ाती कयाफों और अंदाज़ों के मुताबिक इन दोनों के दरमियान जैसे ताल्लुकात थे, इस पर सालार को बहुत ज़्यादा अफसरदा होना चाहिए था, मगर यहाँ सूरत हाल बिल्कुल बरक्स थी। बेचारी मामा बीबी को पता चल जाएगा कि सालार उसकी खबर पर मुस्कुरा रहे थे तो वो उस सदमे से ही मर जाएं। नासरा ने दिल में सोचा। किस बात पर मारना है जी? सुना है वो अजय साहब से शादी पर तैयार नहीं हैं, किसी और लड़के से शादी करना चाहती हैं। नासरा ने लड़के पर जोर देते हुए मानी खेज अंदाज में सालार को देखा। बस इस बात पर? सालार ने लापरवाही से कहा। ये कोई छोटी बात नहीं है, उसके पूरे घर में तूफान मचा हुआ है। शादी की तारीख तय हो चुकी है, कार्ड आ चुके हैं और अब इमामा बीबी बाजिद हैं कि वो अजय साहब से शादी नहीं करेंगी। बस इसी बात पर हाशिम साहब ने उनकी पिटाई की। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस पर मारा जाए, वो अपनी किताबों में मसरूफ़। ये तो आप कह रहे हैं ना, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। नासरा ने इसी तरह सफाई करते हुए तबसरा किया। मैं तो बड़ी दुखी हूँ इमामा बीबी के लिए, बड़ी अच्छी हैं, अदब लिहाज वाली, और अब देखें क्या क़यामत टूट पड़ी है उन पर। हाशिम साहब ने घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। मेरी बेटी रोज़ उनका कमरा साफ़ करती है और बताती है कि उनका चेहरा ही उतर कर रह गया है। नासरा इसी तरह बोल रही थी। शायद वो शऊरी तौर पर यह कोशिश कर रही थी कि सालार साहब उसे अपना और इमामा का हमायती और तरफदार समझते हुए कोई राज कह दे, मगर सालार अहमक नहीं था। उसे नासरा की इस नाम नहाद हमदर्दी से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, और अगर इमामा की पिटाई हो रही थी तो उसे कुछ तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ रहा था, और इससे उसका क्या ताल्लुक़ है। मगर उससे सूरत हाल पर हंसी ज़रूर आ रही थी। क्या इस दौर में भी कोई इस उम्र में औलाद पर हाथ उठा सकता है, और वो भी हाशिम बीन जैसे अमीर तबके का आदमी? हैरानगी की बात थी। सोच की एक रूह ही बहुत मुतज़ाद ख्यालात बह रहे थे। नासरा कुछ देर इसी तरह बोलती अपना काम करती रही, मगर जब उसने देखा कि सालार उसकी गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो अपने काम में मसरूफ़ हो चुका है, तो वो कदरे मायूस होकर खामोश हो गई। पहले ये मोहब्बत करने वाले भी थे, उनका रवैया भी अजीब था। कोई इज़्तिराब, बेचैनी और परेशानी तो इन दोनों के दरमियान कहीं नज़र नहीं आ रही है। एक दूसरे को तकलीफ़ का भी सुनकर शायद इमामा बीबी भी इनके बारे में इसी तरह कोई बात सुनकर मुस्कुराएं, कौन जानता है। नासरा ने शेल्फ पर पड़ी एक तस्वीर उठाकर साफ की। घर छोड़ देने का फ़ैसला उसकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल और तकलीफ़ दे फ़ैसलों में से एक था, मगर उसके अलावा इसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हाशिम बीन उसे कहाँ ले जाते और फिर किस तरह उसे तलाक दिलवा कर उसकी शादी अजय से करते, वो नहीं जानती थी। वह चीज़ जो जानती थी वो ये हकीकत थी कि वो एक बार उसे कहीं और ले जाएं और फिर उसके पास रिहाई और फरार का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और ये बात अच्छी तरह जानती थी कि वो उसे जानकर भी नहीं मारेंगे, मगर ज़िंदा रह कर उस तरह की ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा मुश्किल हो जाता जैसा ज़िंदगी वो इस तवक्को और तसव्वुर कर रही थी। हाशिम बीन के चले जाने के बाद वो बहुत देर तक बैठी रोती रही, और फिर उसने पहली बार अपने हालात पर गौर करना शुरू किया। उसे घर से सुबह होने से पहले पहले निकलना था और घर से निकलकर किसी महफूज जगह पहुंचना था। महफूज जगह? उसके जहन में एक बार फिर जलाल अंसर का ख्याल आया। इस वक्त फिर वही शख्स था जो सही मानों में तहफ़्फ़ुज़ दे सकता था। हो सकता है मुझे अपने सामने देखकर उसका फ़ैसला और रवैया बदल जाए, वो अपने फ़ैसले पर गौर करने पर मजबूर हो जाए। हो सकता है वो मुझे सहारा और तहफ़्फ़ुज़ देने पर तैयार हो जाए, उसके वालिदैन ने मुझ पर तरस आ जाए। एक मोहम सी उम्मीद के साथ जो उसके दिल में उभर रही थी। वो मदद भी नहीं करते तब भी कम अज़ कम आज़ाद तो होंगी, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजार तो सकूँगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहाँ से निकलूँगी कैसे और जाऊँगी कहाँ। वो बहुत देर तक परेशानी के आलम में बैठी रही और एक बार फिर सालार का ख्याल आया।
اگر میں کسی طرح اس کے گھر پہنچ جاؤں تو وہ میری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے سالار کے موبائل پر اس کا نمبر ملایا، موبائل آف تھا، کئی بار کال کی لیکن اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ امامہ نے موبائل بند کر دیا اور اس نے ایک بیگ میں سے چند جوڑے اور کپڑے اور دوسری چیزیں رکھ لیں۔ اس کے پاس کچھ زیورات اور رقم بھی تھی، اس نے انہیں بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ پھر جتنی بھی قیمتی چیزیں اس کے پاس تھیں، جتنے وہ آسانی سے لے کر جا سکتی تھی، بعد میں بیچ کر پیسے حاصل کر سکتی تھی، وہ انہیں اپنے بیگ میں رکھتی گئی۔ بیگ بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور پھر 2 نفل ادا کیے۔ اس کا دل بے حد بوجھل تھا، وہ بے سکونی اور اضطراب نے اس کے پورے وجود کو گرفت میں لیا ہوا تھا۔ آنسو بہا کر بھی اس کے دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جتنی آیات اور صورتیں اس کو زبانی یاد تھیں، اس نے وہ ساری پڑھ لیں۔ بیگ لے کر وہ اپنے کمرے کی لائٹ آف کر کے خاموشی سے باہر نکل گئی۔ لاؤنج کی ایک لائٹ کے علاوہ ساری لائٹس آف تھیں، وہاں زیادہ روشنی نہیں تھی۔ وہ محتاط انداز سے چلتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی اور پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ کچن تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ محتاط انداز سے چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے کچن کے اس دروازے کی طرف بڑھ گئی جو باہر لان میں کھلتا ہے۔ اوپری لان کے اس حصے میں کچھ سبزیاں لگائی گئی تھیں۔ اس گھر میں کچن کا وہ واحد دروازہ تھا جسے لاک نہیں کیا جا سکتا۔ جتنی بھی چٹکنی لگا دی جاتی تھیں، دروازہ اس سے رات کو بھی لاک نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کچھ فاصلے پر سرونٹ کوارٹر تھے۔ وہ بے حد محتاط انداز میں چلتے ہوئے لان عبور کر کے اپنے اور سالار کے گھر کی درمیانی دیوار تک پہنچ گئی۔ دیوار بہت زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس نے آہستگی سے بیگ اور دوسری طرف پھینکا اور پھر کچھ جدوجہد کرنے کے بعد خود بھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہو گئی۔